हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप हमारे चैनल पर रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी सीबीटी 2 और यूपीएसआई से संबंधित जीके जीएस के प्रश्न हल कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया? कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1972 और ऑप्शन डी होगा 1976। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 1971 में कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1971 के माध्यम से देश की सभी कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कोयला खनन क्षेत्र में पर्याप्त पूंजी निवेश की कमी, निजी कंपनियों द्वारा खनन के अवैज्ञानिक तरीकों को अपनाने और श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा निजी कोयला खदानों के राष्ट्रीयकरण का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? ऑप्शन ए जेबी कृपलानी, बी एम के गांधी, सी गोपाल कृष्ण गोखले और ऑप्शन डी होगा जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। एम की गांधी ने लिखा था। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक एम की गांधी हैं। इसके अतिरिक्त महात्मा गांधी ने माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, स्वराज, पाथ टू गॉड नामक पुस्तकों की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान कैसा है? ऑप्शन ए संघीय, बी अर्ध संघीय, सी एकात्मक और ऑप्शन डी होगा राष्ट्रपति शासन प्रणाली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संघीय है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। संविधान किसी भी देश का मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और मुख्य कार्य का निर्धारण करता है तथा यह सरकार और देश के नागरिकों के बीच संबंध भी स्थापित करता है। भारत का संविधान संघीय है। अनुच्छेद 1 में यह स्पष्ट किया गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गांधी के दांडी मार्च का संबंध किससे है? गांधी के दांडी मार्च का संबंध किससे है? ऑप्शन ए खिलाफत आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन और ऑप्शन डी होगा भारत छोड़ो आंदोलन। इसका राइट आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी के दांडी मार्च का संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। यह आंदोलन 6 अप्रैल 1930 में शुरू किया गया था। यह नमक कानून के उल्लंघन के साथ ही शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संघ लोक समिति के बेसिक या मूल आधार क्या है? ऑप्शन ए सांविधिक निकायों, ट्रेडिंग और विनिर्माण स्कीमों एवं परियोजनाओं के आय व्यय को दर्शाने वाले रेखा विवरणों का जांच करना। ऑप्शन बी होगा स्टोर और स्टॉक के लेखा की जांच करना और ऑप्शन सी होगा स्वायत्त निकायों की लेखा विवरण की जांच करना और ऑप्शन डी होगा उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। संघ लोक समिति के बेसिक मूल आधार सांविधिक निकायों, ट्रेडिंग और विनिर्माण
स्कीमों की परियोजनाओं एवं परियोजनाओं के आय व्यय को दर्शाने वाले लेखा विवरणों की जांच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर ने किया था? बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त किस ब्रिटिश गवर्नर ने किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड मिंटो, सी लॉर्ड वेलेस्ले और ऑप्शन डी होगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थायी व्यवस्था लागू की। आरंभ में यह 10 वर्षों के लिए थी, किंतु 1993 में इसे अस्थायी बंदोबस्त में परिवर्तित कर दिया गया। यह ब्रिटिश भारत के बंगाल, बिहार, उड़ीसा आदि की 11% क्षेत्रों में लागू थी। इस व्यवस्था में जमींदारों को भूस्वामी के रूप में मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस अभिलेख में उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए जूनागढ़, बी उत्तर मेरूर, सी ऐहोल और ऑप्शन डी होगा नासिक। इसका राइट आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट, उत्तर मेरूर। चोल की राजधानी तंजावुर थी। चोल साम्राज्य 3 प्रशासनिक इकाइयों में बटा था। केंद्र सरकार, अस्थायी सरकार और स्थानीय सरकार में विभाजित था। उत्तर मेरूर अभिलेख में चोल प्रशासन की जानकारियां प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नई आर्थिक नीति किसने शुरू की थी? नई आर्थिक नीति किसने शुरू की थी? ऑप्शन ए लेनिन, बी स्टालिन, सी केरेस्की और ऑप्शन डी होगा खुश्चेव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। वर्ष 1920-21 में हुए विद्रोह के बाद लेनिन ने साम्यवादी व्यवस्था में परिवर्तन करने एवं पूंजीवादी व्यवस्था को लौटाने के उद्देश्य से नई आर्थिक नीति की घोषणा की। नई आर्थिक नीति का उद्देश्य श्रमिक वर्ग और कृषकों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, कामगारों को प्रोत्साहित करना एवं अर्थव्यवस्था को मजबूत करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जापान की प्रसिद्ध जहाज निर्माण उद्योग कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए डेट्रॉइट, बी पिट्सबर्ग, सी कोबे और ऑप्शन डी होगा लॉस वेगास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर होगा। जापान की विशाल कारखानों के 4 औद्योगिक केंद्र हैं। सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र ओसाका, कोबे तथा क्योटो का है। ओसाका और कोबे में जलपोत बनते हैं। जापान में इस्पात केंद्र यावाता में है। टोक्यो तथा याकोहामा क्षेत्र में मशीन एवं औजार विकसित करने का केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी बिंदु है या दक्षिणी छोर है? ऑप्शन ए मालदीव, बी लक्षद्वीप, सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह और ऑप्शन डी होगा धनुषकोडी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी हिस्सा कन्याकुमारी है। यह तमिलनाडु में स्थित है, जबकि भारत का सबसे दक्षिणी हिस्सा इंदिरा पॉइंट है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
चिल्का झील कहाँ स्थित है? चिल्का झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उड़ीसा, बी बिहार, सी राजस्थान और ऑप्शन डी होगा महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। यह खारे पानी की एक लैगून झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है? ऑप्शन ए मिलाम, बी गंगोत्री, सी यमुनोत्री और ऑप्शन डी होगा केमांगडुंग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत की मानसरोवर झील की 80 किलोमीटर दूरी पर स्थित चेमडुंग युंग ग्लेशियर से है। इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई मात्र 916 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भूकंप का संबंध सामान्यतः किससे होता है? ऑप्शन ए पर्वत संधि, बी फॉल्ट, सी परत और ऑप्शन डी होगा परतदार चट्टान। इसका राइट आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी फॉल्ट से। प्राकृतिक रूप से आने वाले अधिकतर भूकंप या भ्रंश या फॉल्ट के साथ होता है। भ्रंश भूपटल में हलचल के कारण उत्पन्न होने वाली एक दरार है। ये भ्रंश कुछ किलोमीटर से हजारों किलोमीटर तक लंबे हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मलेरिया मादा एनाफिलिस से फैलता है। इसकी खोज किसने की थी? ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर, बी लुइस पास्चर, सी रॉबर्ट कोच और ऑप्शन डी होगा रोनाल्ड रॉस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चिकित्सा तथा मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र के अन्वेषण के लिए रोनाल्ड रॉस को वर्ष 1902 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी द्वारा फैलता है तथा इसका वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर है। ठंड के साथ बुखार मलेरिया के लक्षण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कान का पर्दा किस जीव में नहीं होता है? ऑप्शन ए सांप, बी कछुआ, सी टुएट्रो और ऑप्शन डी होगा भेंक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सांप ध्वनि को अपनी त्वचा से ग्रहण करता है और वह जबड़े की हड्डी से होती हुई भीतर नली तक पहुंचती है। इसे इस तरह का सुनता है। वह इस तरह सुनता है। सांप में कान का पर्दा नहीं होता है। उनके कान नहीं होते हैं, न ही मध्य कान होते हैं। एक छोटी सी हड्डी उनकी जबड़े की हड्डी को भीतरी कान की नली से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हवा में पनपने वाले प्राणियों को क्या कहते हैं? हवा से पनपने वाले प्राणियों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए खनिक या खननशील, बी वानस्पतिक, सी धावी या धावनशील और ऑप्शन डी होगा उड़नशील। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा वनस्पति। हवा से पनपने वाले प्राणियों को वनस्पति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रायोफाइट को प्राय उभयचर पादप क्यों कहा जाता है? ब्रायोफाइट को प्राय उभयचर पादप क्यों कहा जाता है? ऑप्शन डी मेढक जैसे लगते हैं, वे जल थल दोनों पर पाए जाते हैं, सी होगा उनमें आवासीय अभिरुचि नहीं होती, ऑप्शन सी होगा वे कीटों का भक्षण करते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वे जल और थल दोनों पर पाए जाते हैं।
ब्रायोफाइट को प्रायः उभयचर पादप कहा जाता है क्योंकि वे जल और थल दोनों में पाए जाते हैं। यह सबसे सरल स्थलीय पौधों का समूह है। इसमें जाइलम एवं फ्लोएम का पूर्णतः अभाव होता है। इस समुदाय के पौधे मृदा अपरदन को रोकने में सहायक प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नग्न आँखों से देखे जा सकने वाले कोषाणु का सबसे छोटा आकार क्या होता है? ऑप्शन ए 1 माइक्रोन, बी 10 माइक्रोन, सी 1000 माइक्रोन, 100 माइक्रोन और ऑप्शन डी होगा 1000 माइक्रोन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नग्न आँखों से देखे जा सकने वाले कोषाणु का सबसे छोटा आकार 100 माइक्रोन होता है। कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइक्रोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऊष्मा विकिरण का सामान्य लक्षण यह है कि यह यात्रा करती है। ऑप्शन ए सरल रेखा में, बी सभी दिशाओं में, सी प्रकाश की गति के साथ और ऑप्शन डी होगा जिस माध्यम से गुजरता है उसे गर्म कर देता है। इसका राइट आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ऊष्मा विकिरण का सामान्य लक्षण है यह वह प्रकाश की गति के साथ यात्रा करती है। किसी पदार्थ को ऊष्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधे गर्म होने को विकिरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चुंबकन की विधि क्या है? चुंबकन की विधि क्या है? ऑप्शन ए चुंबक पर प्रहार करना, बी चुंबक को गर्म करना, सी इसके बीच से दृष्ट धारा को गुजारना, इसका और ऑप्शन डी होगा इसके बीच से प्रत्यावर्ती धारा का गुजरना। इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चुंबक पर प्रहार करना। विद्युत चुंबक के संदर्भ में किसी चुंबकीय पदार्थ में मौजूद अस्थायी द्विध्रुवीय आघूर्ण अथवा प्रेरित चुंबकीय द्विध्रुवीय आघूर्ण चुंबकन कहलाता है। चुंबकन एक भौतिक राशि है जो पदार्थ की चुंबकीय होने के गुण अभिव्यक्त करता है। चुंबकन की विधि चुंबक पर प्रहार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब कैलोरी मृतिक पदार्थ के रूप में उपयुक्त क्यों नहीं है? ऑप्शन ए इसमें विशिष्ट ऊष्मा होती है, बी यह सुचालक होता है, सी इसमें उच्च क्वथनांक होता है और ऑप्शन डी होगा इसमें वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कम होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। जब कैलोरी मृतिक पदार्थ के रूप में उपयुक्त नहीं होता क्योंकि इसमें उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डीवीडी क्या है? डीवीडी क्या है? ऑप्शन ए डायनेमिक वीडियो डिस्क, बी डिजिटल वीडियो डिस्क, सी डायनेमिक वर्सेटाइल डिस्क और ऑप्शन डी होगा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बेंजीन का क्या नहीं हो सकता? ऑप्शन ए प्रतिस्थापन, बी परिवर्धन, सी निराकरण और ऑप्शन डी होगा ऑक्सीकरण।
इसका राइट आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बेंजीन का निराकरण नहीं होता। बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन है जिसका अणुसूत्र C6H6 है। बेंजीन का अणु 6 कार्बन परमाणुओं से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्लोरोफिल क्लोरोफिल हरित लवक में उपस्थित हरे रंग का पदार्थ है। इसी की सहायता से पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तथा अपना भोजन बनाते हैं। पर्णहरित या क्लोरोफिल में धातुओं के नाम पर केवल मैग्नीशियम ही उसमें अंश मात्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हेक्सामिथाइल डायमाइन और एडिपिक एसिड के संघनन से प्राप्त पॉलीमर क्या होता है? ऑप्शन ए नायलॉन, बी टेरिलोन, सी टॉलेंस और ऑप्शन डी होगा बैकलाइट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नायलॉन एक थर्मोप्लास्टिक है जो एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइएमाइन के योग के बहुलीकरण द्वारा बनाया जाता है। नायलॉन पहला पूर्ण मानव निर्मित संश्लेषित रेशा था। नायलॉन का अवयव प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? ऑप्शन ए रेडियो तरंगे, बी अवरक्त तरंगे, सी परावैंगनी किरण और ऑप्शन डी होगा अल्फा बीटा तथा गामा किरणें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अल्फा बीटा तथा गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं। जिन नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या 3 या उससे अधिक होती है वे अस्थायी होते हैं। अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए ये रेडियोधर्मी तत्व स्वतः ही अल्फा बीटा तथा गामा किरणों में विभाजित करने लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गंगा कार्य योजना का निर्देश किसने दिया था? गंगा कार्य योजना का निर्देश किसने दिया था? ऑप्शन ए राजीव गांधी, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी मनमोहन सिंह और ऑप्शन डी होगा इंदिरा गांधी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। गंगा कार्य योजना का निर्देश राजीव गांधी ने दिया था। गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत 1985 में हुई थी। 1985 में हुई थी। इसका उद्देश्य गंगा में व्याप्त प्रदूषण को घटाकर गंगा की जल की गुणवत्ता को बढ़ाना तथा साथ ही जैव विविधता का संरक्षण और नदी बेसिन का समेकित विकास इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतीक ऑक्सीकारक है? ऑप्शन ए ऑप्शन ए होगा विटामिन सी, बी विटामिन के, सी विटामिन बी और ऑप्शन डी होगा विटामिन डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए विटामिन सी। विटामिन सी एक ऐसा पोषक तत्व है जो हमारे इम्यूनिटी से जुड़ा होता है। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने में मदद करता है। विटामिन सी में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बहुत अधिक होती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पत्तियों का लाल नारंगी पीला रंग किसके कारण होता है? पत्तियों का लाल नारंगी पीला रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए एल्डिहाइड, बी टैनिन, सी लिग्निन और ऑप्शन डी होगा
केरोटिनाइड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। पत्तियों का लाल, पीला, नारंगी रंग कैरोटीनाइड की उपस्थिति के कारण होता है। पादप कोशिका में हरित लवक, अवॉडी लवक तथा वॉडी लवक पाए जाते हैं। वॉडी लवक रंगीन होते हैं जो प्रायः लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं। ये पौधे के रंगीन भाग जैसे पुष्प, फल भित्ति, बीज आदि में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्रूड ऑयल को कभी कभी मधुर क्यों कहा जाता है? क्रूड ऑयल को कभी कभी मधुर क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए, यह शर्करा के धुलने के स्वाद में मधुर होता है। ऑप्शन बी, यह सल्फर का अंश कम होने से मधुर होता है। ये ऑप्शन सी होगा, यह कम अम्लीय होता है। और ऑप्शन डी होगा, यह कम क्षारीय होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्रूड ऑयल को कभी कभी मधुर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सल्फर का कम अंश होता है। इसमें हाइड्रोकार्बन की मात्रा व्यापक रूप से पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? ऑप्शन ए, संसद, बी, स्थानीय प्रशासन, सी, निर्वाचन आयोग और ऑप्शन डी होगा निर्वाचन अधिकारी। इसका राइट आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा निर्वाचन आयोग। भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन से संबंधित उपलब्ध दिया गया है। भारत निर्वाचन का परिसीमन, मतदाता सूची की तैयार करवाना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, चुनाव करवाना आदि चुनाव आयोग के प्रमुख कार्य हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।